हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, पेपर नज़दीक है, आपको पता ही है। 29 जून हमारा टारगेट है। यूपी ट्रिपल एससी का पेपर जो जूनियर असिस्टेंट का होगा वो 29 जून को हो, और पेड का पेपर सितंबर अक्टूबर के आसपास हो जाएगा आपका। तो देखिए, सारे एग्जाम को अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने यूपी ट्रिपल एससी की एक वीडियो बनाई है, उसमें आपके सारे डाउट जो है ले लिए हैं। जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें मैंने समाहित करके बता दी है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। और दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि जो ये मैं बुक करा रहा हूँ ये पीवाईक्यू के रूप में है, मैं करा रहा हूँ। इसकी थ्योरी जो है 10 क्लासों में मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है इसी में। सेकेंड नंबर पे जाएंगे आप, पहले या सेकेंड नंबर पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी, यानी हिंदी की मिलेगी, उसके बाद फिर यूपी जी के मिल जाएगी। कभी यूपी जी के मिल सकती है या हिंदी मिल सकती है, तो ये चीज़ ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ते रहिए। अभी हमारी जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, 1-2 दिन में आप देखेंगे कि आपके जो है कंप्यूटर और रीजनिंग की क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है आप लोगों को। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। इसमें 3 टॉपिक हमारे नदियाँ हैं, झीलें हैं, आर्द्रभूमियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? नदियाँ, झीलें, आर्द्रभूमियाँ। वैसे तो ये 3 टॉपिक हैं अलग अलग, लेकिन दोस्तों इसे एक में समाहित किया गया है, जो चैप्टर हम 5 बना दिए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। देखिए, इसमें बात ये कर रहा है कि शहर और नदियों को मिलाना है। जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि जैसे नर्मदा नदी के तट पर अगर हम बात करें तो जबलपुर है कि नहीं दोस्तों? और जबलपुर में क्या है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। अहमदाबाद दोस्तों किस नदी के तट पर है? आप लोग बताएंगे मुझे कि माही नदी के तट पर है कि किस नदी के तट पर है, आप लोग बता सकते हैं। देखिए, अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो पहला क्वेश्चन लिखा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर है, सही है। गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के तट पर है, कई बार मैंने बताया है। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर है, ये सब आप जानते होंगे। कानपुर और जो है वाराणसी किस नदी पे? गंगा। बिठूर भी यहीं पे आपको मिलेगा। लेकिन मथुरा जो है ये दोस्तों, मथुरा और आगरा आपको जो मिलेगा यमुना नदी के तट पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यमुना नदी के तट पर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? सी। इसी तरह मिलान करने को आएगा, थोड़ा याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर गोमती है, गोरखपुर राप्ती है, मथुरा यमुना नदी के तट पर है, और कानपुर जो है गंगा नदी के तट पर है। जबकि उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है वो बेतवा नदी के तट पर है। देखिए, बेतवा नदी पर 3-4 डैम बने हैं, उसे याद रखना। बेतवा नदी पर पहला है परीक्षा बांध। कौन सा है? परीक्षा बांध है। दूसरा दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध है, समझा कि नहीं? माता टीला बांध हम कह सकते हैं, माता टीला बांध भी है। कौन सा है? माता टीला बांध है। उसके बाद सुकमा डुकमा बांध भी है इस पे। तो ये 3-4 बांध जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखेंगे। अर्जुन बांध जो है महोबा में है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे आप। अगर हम आगे बढ़ें, लिखा है काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी के तट पर है? तो जस्ट मैंने अभी बताया, काशी को ही बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, तो ये गंगा नदी के तट पर है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए देखिए यमुना नदी ये जो है गंगा से मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, आप जानते होंगे। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। उसके बाद टोन्स जो है ना वो गंगा की सहायक दोस्तों। देखिए, एक क्रम है, आपको याद रखना होगा। क्या है? क्रम है, याद रखना होगा, ताकि जो है आपको आपके जब एग्जाम हो ना तो वहाँ पूछता है क्रम से लगाइए, मिलान करने को आता रहता है, और पीछे पूछ भी चुका है एक बार, तो हो सकता है आप रिपीट हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा, ठीक। जब ये क्वेश्चन पूछा, देखिए हमेशा जो पढ़ना हो, जैसे नदियाँ हैं, मैं आपको बता ही दूँ थोड़ा। देखिए, जैसे मान लीजिए हम भारत बनाए, ठीक दोस्तों। अब देखिए नदियाँ जो है ये महानदी, जैसे महानदी, स्वर्णरेखा महानदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी, कृष्णा कावेरी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी, पेन्नार, वैगी। इस तरह जो क्रम होगा ये जो है लाइन से लिख के याद कर लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं? इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी नर्मदा पहले माही हो जाएगी। यहाँ पे देखिए लूनी तो यहीं कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, माही है, फिर नर्मदा, ताप्ती, और भी दोस्तों जो जैसे यहाँ देखिए पेरियार, भरतपुझा। देखिए केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार है। दूसरे नंबर पे भरतपुझा है। कौन सी है? भरतपुझा कहते हैं उसे। तो ये है। तो थोड़ा आप अगर देखेंगे दोस्तों तो ये सब याद रखना होगा आपको। शरावती है, कर्नाटका की है। तो जब आप थोड़ा थोड़ा याद, देखिए मैप बनाइए, मैप में नदियाँ थोड़ा वो कर दीजिएगा, चिपका दीजिए सामने, उसे पढ़ते रहिए। 2-3 बार जब रिवाइज करेंगे तो माइंड में अपने आप बैठता चला जाएगा सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप देखना होगा आपको। अगर हम यहाँ बात करें, व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसकी। देखिए ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया,
क्या है। कावेरी आप जानते हैं दक्षिण भारत की है। ब्रह्मपुत्रा यहाँ यह जो है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। और मांजुली द्वीप जो है, ये मांजुली द्वीप जो है ना, ये यही नदी उसका निर्माण किए है, इतना मान के चलिए, असम में है। अगर हम बात करें दोस्तों, वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है, जिसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध व जैन धर्म के लिए भी इसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी जो थे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। वो है कहाँ, तो ये वाराणसी में है। और उसी सारनाथ को ऋषिपत्तन आपको मिल जाएगा कहीं, ऋषिपत्तन, तो आपको वो याद रखना है कि वो भी सही है, ठीक। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कितने जिले दोस्तों याद रखेंगे, 28 जिले, ये भी पूछा जाएगा। बिहार पश्चिम बंगाल से होकर जो है बहती है। और देखिए 4 जिले नहीं दोस्तों, 5 जिले हैं से होकर बहती है। झारखंड भी है, क्योंकि बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो वहाँ भी आपको नजर आएगी, ठीक। झारखंड का जो सिंहभूम जिला है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसे टच करते हुए निकलती है गंगा जी। तो 5 जिले हैं, ये 4 दोस्तों गलत दिया, क्योंकि ध्यान देंगे तो सही रहेगा। अगर हम आगे बात करें तो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान किस नदी का है दोस्तों, तो बेतवा नदी का है। क्योंकि बेतवा नदी आप जानते होंगे, अभी जस्ट हमने देखा ये कि हमीरपुर से जो है, हमीरपुर में जो है ये गंगा जी से मिल जाती है। अगर बात करें दोस्तों ये, क्योंकि ये 50% योगदान देती है बेतवा नदी सिंचाई में बुंदेलखंड के। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या देखते हैं तो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान है वो बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। केन नदी सिंचाई में 25% का योगदान देती है। तो अब देखिए कौन कौन से, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, उसके बाद 4 ये हो गई, उसके बाद टोन्स, समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। देखिए दोस्तों, रामगंगा, यमुना, देखिए झेलम यहाँ नहीं, झेलम श्रीनगर, कहाँ है, झेलम श्रीनगर में है, ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर की बात हो रहा है। देखिए अगर हम आगे बात करें, जिसे लिखा है झेलम उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, यह भारत के जम्मू कश्मीर, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांत में बहती है। देखिए पाकिस्तान में 4 प्रांत है, एक है सिंध, देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये बनाओ पहले, कुत्ता बनाओ यहाँ, देखिए पूरा मतलब आतंक फैला दिया है पाकिस्तान। अगर हम बात करें पूरे विश्व में शांति से अगर जो नहीं रहता है वो यही देश है, और न सामने वाले को रहने देता। मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ जितनी भी अशांति है इसी ने फैलाया है। कहीं भी मतलब ये सपोर्ट किया करता है दोस्तों, खाने को ना हो दोस्तों। देखिए आप ये क्या ही बताएं, इनके दिमाग है कि नहीं है भगवान जाने, लेकिन ये चाल समझ नहीं पाते लोगों की। अब ये इसी में लड़ने में भिड़ने में है ख़त्म, और इनकी अर्थव्यवस्था चौपट है। लेकिन अब इनकी बात नहीं करते, मलिच्छ आदमी जी इनकी बात नहीं करते, अपना देखते हैं। अपने यहाँ भी बहुत मतलब राजनीति जो है ना बहुत बेकार होती चली जाए। देखिए दोस्तों, हम चलो छोड़ो, देखिए अगर 4 जिले की बात करें तो ये होगा सिंध हमारा, कौन सा होगा, ये हमारा नहीं है, मान लीजिए हमारा ही दोस्तों, कब्जा कर लेंगे किसी दिन। ये बलूचिस्तान है, ये अलग मांग करता रहता है दोस्तों। अब बताइए जब अलग मांग करेगा तो हमारे लिए ही तो फायदा है, तो हम इसका सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पंजाब है, और ये जो है ये पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा, तो ये 4 ही हैं, आप याद रखें मोटा मोटा। तो वही कह रहा है कि देखिए ये पीओके से यानी जम्मू कश्मीर का जो ये वाला एरिया है, इस तरह जो आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला, तो यहाँ पीओके है तो वहाँ से बहती है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ से बहती है प्रांतों में, और फिर पंजाब में भी बहती है। झेलम नदी जिसका मूल वैदिक संस्कृत का नाम बितिस्ता है। देखिए बितिस्ता को याद कर लेंगे बस्ता से, स्कूल में आप बस्ता ले जाते थे, और बस्ता ले जाते थे तो देखो आज भी लड़के बस्ता ले जाते हैं, इतनी वजन कापी किताब है कि वो जब दोपहर में लौटते हैं ना तो वो सब झेल जाते हैं बेचारे, क्या होते हैं, झेल जाते हैं। तो बस्ता से होगा बितस्ता और झेल से होगा झेलम। तो झेलम नदी की लंबाई भी कितनी है तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लंबाई नहीं है दोस्तों। अगला, फुलहार झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहार झील। यहीं से जो है गोमती नदी निकलती है, जो फुलहार झील से ही गोमती नदी निकलती है। अगर हम बात करें दोस्तों, जिसे पंगैती फुलहर ताल व गोमत ताल भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टाडा के समीप स्थित एक झील है। गोमती नदी का उद्गम फुलहार झील से ही हुआ है। दोस्तों सच बताया, मेरा जानते हो क्या मन करता है कि जो नदियाँ निकल रही हैं उसे मतलब देखने का इतना मन करता है कि कहाँ से निकल रही यार, बर्फ जमी हो, मतलब देखिए अलग अलग होती है ना, मौसमी नदियाँ होती, बरसात होती तब वो नदियाँ बहती है। कुछ नदियाँ जैसे हिमालय है तो उसमें ग्लेशियर है, कैसे निकल रही होंगी,
वैसे उत्तराखंड गए हैं हम लोग और नीलकंठ वगैरह सब जगह घूमे हैं, लेकिन जो मतलब वो जिज्ञासा नहीं होती, वो जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। इतनी सारी जिज्ञासा मतलब जिसे पढ़ते पढ़ते जैसे कोई चीज़ नई हमें मिलती तो हम उसे चैट जीटीपी से देखते हैं या गूगल से या उसको फोटो, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा करते रहते हैं हम लोग और बहुत आनंद भी आता है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कल जो है वन आच्छादित जो क्षेत्र थे उसकी जो है, अगर वन रिपोर्ट की बात करें, भारतीय वन रिपोर्ट की स्थिति 2023 जो जारी हुई है वो मैंने ग्रुप में शेयर की थी। उसे जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ दो चीज़ लिखी थी, एक वृक्षारोपण लिखा था दोस्तों, क्या लिखा था, वृक्षारोपण, और एक लिखा था वनावरण। देखिए एक था वनावरण, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों प्रतिशत अलग अलग था दोस्तों। तब मैं सोचूं ये दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिए, जो आप खेत खलिहान, ठीक, खेत के मेड़ पे लगाते हैं, स्कूल में लगाते हैं, रोड के किनारे जो पेड़ लगाते हैं वो क्या होते हैं, हमारा वृक्षारोपण होते हैं। क्या होते हैं, वृक्षारोपण। लेकिन जो जंगल में पेड़ लगते हैं, जो 10 हेक्टेयर के अंदर जो, अरे अगर हम बात करें इस तरह समझिए कि अगर इसमें 10% पेड़ इतने क्लोज होते हैं कि 10% भी वो नहीं रहता है, मतलब छाया 10% से अधिक छाया रहती है इसमें, समझे कि नहीं। और इसमें दोस्तों देखेंगे पेड़ दूरी दूरी पर होते हैं। वृक्षारोपण हम करते हैं भाई, स्कूल में एकदम पास पास तो लगा नहीं दोगे क्योंकि वो जंगल तो बना नहीं रहे हो स्कूल, तो दूर होते हैं वो पेड़, समझे कि नहीं। ये पेड़ एकदम पास पास में होते हैं। तो ये देखिए जैसे जंगल है या कोई रिजर्व फॉरेस्ट है तो वहाँ वनावरण होता है, और वृक्षारोपण में क्या होता है, जैसे मेड़, खेत के मेड़ पर लगता है पेड़, और स्कूल में तो आप पढ़ेंगे जब वन रिपोर्ट को कल मैं भेजा हूँ तो दोनों अलग अलग हैं, समझे कि नहीं। इन दोनों में सोनभद्र अपने यहाँ आगे है दोस्तों। तो ये देखिए कैसे आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ें, आपको कोई भी डाउट हो तो आगे कभी न बढ़ें जब तक उसे क्लियर न कर ले। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक जहर नोट्स रखिए, उसमें इस तरह की चीज़ें नोट करनी होती हैं दोस्तों। सिलेक्शन हो जाएगा कि आप पढ़ना छोड़ देंगे, जीवन का हिस्सा ही आपको बनाना है, नई नई किताबें पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें करना है। सिलेक्शन के बाद आप रणनीति बदल जाएगी, कंपटीशन की तैयारी ना करना है लेकिन कुछ और भी तो किताबें पढ़नी है, नॉलेज और भी तो गेन करना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको रखना है, ऐसे ही आपको पढ़ना है दोस्तों। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा चीज़ें दे दिया हूँ। देखिए अगर हम बात करें हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें कौन है, तो दमदमा झील है हरियाणा में दोस्तों। एक दमदमा क्षेत्र है अपने यहाँ प्रतापगढ़ का, जहाँ मानव के 3 कंकाल तंत्र पाए गए, समझे कि नहीं। अब देखिए दोस्तों मैं याद करा दूं कैसे, आप बताइए अगर हम 3 लोगों को एक साथ दफना देंगे, मानो कि 3 कंकाल यानी वो 3 लोग एक साथ दफनाए गए होंगे, अगर हम 3 लोगों को एक साथ दफना देंगे तो उनका दम घुट जाएगा कि नहीं, तो दम दमा यानी दम दम यानी दम घुट जाएगा उनका, तो दमदमा हो जाएगा। सुल्तानपुर झील है, कोटला सल है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में है। कलेसर कहाँ है, हरियाणा में है, तो उसी सुल्तान झील वैसे याद कर लीजिएगा। कोटला सल है और बड़खल। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें हैं तो सतरंगा झील है, बूढ़ापार झील है, दलपत सागर झील है, ये दलपत सागर याद रखेंगे। गुजरात की जैसे कनकरिया झील है, थोल झील है, सूर सागर झील आदि है। अगला है सुराहा ताल दोस्तों, जो है एक झील है, तो ये चाप झील है। कौन सी झील है, चाप झील है। सुराहा ताल भारत के उत्तर राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है। देखिए कहने का मतलब है चाप झील और गोखुर झील का नदी जिसे मान लीजिए बह रही, नदी ने अपना ये सीधे सीधे जा रही थी, लेकिन नदी ने अपना जो है अचानक से मोड़ परिवर्तन किया और ये वाला जो हिस्सा है नदी का, जैसे देखिए इस तरह बह रही नदी, ठीक, अब इस तरह बह रही है, नदी ने अचानक अपना मार्ग बदल दिया और ये नदी इस तरह सीधे बहने लगी। क्या हुई, सीधे बने, तो ये जो बन जाएगा ना ये क्षेत्र, ये वाला बीच वाला, यही चाप हो जाएगा, या हम अगर इसे कहें तो गोखुर झील यही हो जाएगा। अगर हम बात करें जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है, इसका क्षेत्रफल इतना है, बलिया में है, बस इतना याद रखिए। सुराहा ताल झील 1991 में इसे सुराहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। अगला है सारनाथ, जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखिए जो ये स्थित है ना, ये गंगा व वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। क्या, हाँ, गंगा व वरुणा नदी के संगम पर स्थित है सारनाथ। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए वाराणसी में ही नगर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदियाँ वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तंभ, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया।
अगर हम दोस्तों आगे बात करें यहाँ पे, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जैसे राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी, देखिए राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, बिल्कुल सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी से मिलती है, प्रयागराज के पास नहीं दोस्तों, हमीरपुर के पास मिलती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो केवल कौन सा हो जाए? ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह देखिए मैं पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना आराम से क्वेश्चन को डील कर लेंगे। और हल्का, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ना है कुछ बचे ही ना दोस्तों, सब कुछ पढ़ना इम्पॉसिबल है। यूपी बहुत है, आप जानते होंगे पीसीएस में जो 2 लास्ट के जोड़े गए हैं, 7 मतलब अगर हम बात करें 7 और 8 नंबर पेपर जो हमारा है यूपी पीसीएस का, वो केवल पीसीएस के बारे में है। और नंबर देता है लगभग, कितना देता है? 400 देता है शायद। अगर हम बात करें 1.5 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा, हाँ 400 नंबर ये भी देता है, तो 15 हो गया। 100 नंबर का इंटरव्यू, 100 नंबर का टोटल पेपर। तो ये दोस्तों 400 नंबर देता है। तो आप सोचो कितना डीप पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है? नहीं, हमारे लिए तो हल्का सा पढ़ना है ना, मतलब ये इस तरह पढ़ना है कि एग्जाम में निकल जाए। और जो पेपर देख रहे हैं हम प्रैक्टिस के थ्रू ही तो जान पाएंगे कि किस अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं समाहित कर लेना, ये याद रखेंगे आप, ठीक। अगर हम बात करें शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अलीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलीगढ़ शेखा झील, याद रखेंगे आप। ये चीज हो गया। आगे बढ़ें। अगला दिया है सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। देखिए सुर सरोवर की बात कर रहा है, तो सुर सरोवर आगरा में है दोस्तों। कहाँ है? आगरा में है, लखीमपुर खीरी में नहीं है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो थोड़ा वहाँ रुक के सोचना है आपको। सुर सरोवर आगरा में है। अगर हम बात करें या मानव निर्मित जलाशय, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि सुर सरोवर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इसे कीठम ताल भी कहते हैं और ये मानव निर्मित जलाशय है। वर्तमान में भारत में कुल 82 स्थल, देखिए रामसर स्थल 89 हो गए हैं दोस्तों, ये याद रखेंगे। करंट की चीज़ें हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और यूपी में 10 है। अगर हम आगे बात करें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से दोस्तों? बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर जनपद से प्रवेश। देखिए मैं याद करा दूँ क्या? देखिए गंगा नदी, देखिए गंगा नदी विजय चाहती है, याद करना है तो थोड़ा सोचना होगा ना। गंगा नदी विजय चाहती है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। तो यहाँ के लोग जो है पानी वगैरह सब रोक लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं गंगा नदी का। तो गंगा नदी जी को विजय चाहिए कहाँ? वहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने। तो विजय से क्या हो जाएगा? बिजनौर हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे आप ना, गंगा को क्या चाहिए? विजय चाहिए। तो इस तरह आप आराम से याद कर सकते हैं। 28 जिलों में बहती है, मैंने आपको बता ही दिया है। गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं बसे, वो कौन से हैं? प्रयागराज है, वाराणसी है, कन्नौज है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है। ये है 2008 में, नवंबर 2000 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दोस्तों देखिए यहाँ देखिए सुर सरोवर है, अभी देखिए कीठम ताल आगरा में है। समस्त पक्षी विहार मैंने हमेशा बताया है कि रायबरेली में है। उसके बाद सरसई दोस्तों, सरसई कहाँ है? तो इटावा में है। कहाँ है? इटावा में है सरसई। लेकिन दोस्तों ये जो है, आप देखिए जब 3 हो गए हमारे यूपी में, तो सीधी सी बात है सुरिनसर मानसर झील ये यूपी में नहीं है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। देखिए जम्मू कश्मीर का नाम आया तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था अंचार झील, अगर आपको ध्यान होगा तो शायद आपको याद होगा अंचार झील। अंचार झील दोस्तों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कैसे याद करना है? ट्रिक देखो, अंचार को याद करना है अचार से। अचार हम लोग खाते हैं ना, और अचार खाते किससे? मुँह, मुँह यानी जम्मू। देखिए खाते हैं मुँह से, यानी मुँह से जम्मू, ठीक है, मुँह यानी जम्मू। तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। अगला, अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए हिंडन होती है दोस्तों, शारदा भी होती है, ठीक। उसके बाद सोन नदी भी आपको मिलेगी, गंडक भी मिलेगी यूपी उस पे बॉर्डर पे, तो ये सारी मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए हम कुछ आपको बता दें, देखिए जो हिंडन नदी है ना, ये गाजियाबाद में जो है, गाजियाबाद में मिलती है, किससे? यमुना से मिलती है। अगर हम आगे बात करें, शारदा नदी भी अपने यहाँ प्रभावित होती है, जो है प्रवाहित होती है, और इसी से तो शारदा नहर निकली है दोस्तों, जिसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? रायबरेली में है। सोन नदी आप जानते ही होंगे, हमारे अमरकंटक पठार से निकलती है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में बहते हुए उसके बाद फिर जाके गंगा में मिलती है।
उसके बाद गंडक की बात करें तो बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। अब देखिए इनके सब के बारे में पढ़ लेते, बस के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लिखा है कि गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्रामी या शालिग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी तथा सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज तथा कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह अरीय प्रवाह तंत्र का उदाहरण है। किसका है? अरीय प्रवाह तंत्र का उदाहरण है, या अध्यारोपित भी हम कह सकते हैं, लेकिन अरीय ज्यादा सही। ये देखिए अमरकंटक पठार है, यार पठार बनाना है ना ये। अब ये देखिए ये जो है नदी निकल गई इस तरफ, सोन नदी, ताप्ती नदी इधर निकल गई, महानदी इधर निकल गई दोस्तों। ठीक, आप देखेंगे ये अरीय प्रवाह तंत्र का उदाहरण है, बस इतना याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार में मिल जाती है कहाँ? गंगा से। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद से कालूवाला खोल नामक शिवालिक के पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में, यहाँ जो है गाजियाबाद से होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना से मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली महाकाली कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर जो है सही नहीं है। ठीक दोस्तों, अगला को आयोग तो सी मान लिया है, आयोग सी जो माना है उसका गंडक मान लिया है, लेकिन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, अगर चारों सही नहीं तो आयोग तो कोई ना कोई तो मानना होगा। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौज झील, शेखा झील। शेखा झील अलीगढ़ की है, अभी हम लोग जस्ट देखे थे। बखीरा, कबीर जी बखिया उधेड़ देते थे अपनी बातों से, तो बखिया से हो गया बखीरा। देखिए कबीर जी ऐसी बातें करते थे ना कि लोगों की बखिया उधेड़ जाती थी, तो बखिया से बखीरा हो गया, और कबीर जी यानी संत कबीर नगर। सरसई दोस्तों कहाँ है? तो वही सरसई जो है आगरा में ही है। सरसई कहाँ है? सरसई अभी हम देखे इटावा में थी। कहाँ थी दोस्तों? इटावा में है। सरसई जो है इटावा में है। तो ये देखिए सौज मोहनपुरी, ये हमें पता था इटावा में है, तो हमारा काम हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, सरसई इटावा में। आगे बढ़ जाएं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आज बहुत सारी ट्रिक भी आपको मिल गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? गंगा वाराणसी है, गोमती सुल्तानपुर है, सरयू अयोध्या है, उसके बाद कोसी गोरखपुर। देखिए गोरखपुर तो ताप्ती नदी के तट पर है। कैसे भी क्वेश्चन आए हमें क्या लेना देना, आराम से हम सही कर लेंगे। देवदारी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों चंदौली में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं? चंदौली में। देवदरी और राजदरी, देखिए देव, राज, चंदौली। आप कोई ट्रिक बना लीजिए छोटी सी, ठीक, मैं बना दूं, लेकिन दोस्तों आपको कम समझ में आएंगे ना। देखिए मेरी कुछ ट्रिक है मैं ही जान सकता हूँ, समझा कि नहीं? जैसे तवा नदी, तवा नदी किसकी सहायक है? नर्मदा की। देखिए घर में होता तावा, तावा और उस पर रोटी कैसी बनती है? नरम नरम, यानी नर्मदा नदी। तवा यानी तावा यानी तवा नदी, और नर्मदा यानी नर्मदा की सहायक है। तेल नदी महानदी की सहायक है दोस्तों। तो इस तरह आपको आप देखेंगे याद करते हैं हम लोग, मतलब अलग अलग सबका अपना अपना तरीका है, तो आपको याद रख लेना है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है ना वो सोन नदी का है। किसका दोस्तों? सोन का है सबसे ज्यादा, जो इसमें दी हुई है जितने में, उसमें सोन का सबसे अधिक है। देखिए अगर हम बात करें सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश से बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट जो है गंगा नदी से मिल जाती है। किसके निकट? पटना के निकट। अगर हम आगे बात करें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिठूर जो है गंगा नदी के तट पर है, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर सही। देखिए गलत होगा ना, जौनपुर दोस्तों गोमती नदी के तट पर है। किस नदी पर है? गोमती नदी के तट पर जौनपुर है। तो आपका ये क्वेश्चन, और सही कहाँ? प्रतापगढ़ नदी, प्रतापगढ़ जो है सही नदी के तट पर है। इस देखिए सब रटा होगा आपको, गलत नहीं होगा आपको। कौशाम्बी यमुना है, ठीक। तो बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती और कौशाम्बी यमुना। अगर हम बात करें गंगा के 28, गंगा जो है 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना जो है 19 जिलों से होकर बहती है। दोनों फैक्ट याद रखना आपको। अगला दिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? अभी जब कल मैं मानसून पढ़ा रहा था, मृदा, वर्षा, ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा था, तो मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों, बेहतरीन पढ़ाया है। अगर नहीं देखें तो जरूर देखें दोस्तों, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, मथुरा में सबसे कम क्यों होती है, सारे रीजन बताए। तो सबसे ज़्यादा भाई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग होगा,
होगा कि नहीं। भाई आप एक चीज़ जानते होंगे, नहर सबसे ज़्यादा निकाली गई हैं तो पश्चिम में निकाली गई। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पश्चिम में बारिश कम होती है। सबसे ज़्यादा नलकूप का उपयोग कहाँ किया गया? पूरब में करा जाएगा कि पश्चिम में? पूरब में तो पानी हवा में निकलेगा, एकदम पास ही में है, ज़्यादा नीचे नहीं है, तो पश्चिम में सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। समझे कि नहीं? इसका रीजन देखिए, कुछ रटना नहीं होता, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचना होगा कि यार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है दोस्तों। समझा कि नहीं? तो ये जैसे मान लीजिए किसी देश में है, किसी देश में फैक्ट्री नहीं लग रही, तो जैसे राजदूत हर देश के एम्बेसी जिसे हम कहते हैं, या राजदूत जो नियुक्त होते हैं हर देश के रहते हैं, अपने दिल्ली में भी लगभग 150 देशों के होंगे दोस्तों। तो ऐसे ऐसे हर देश के होते हैं, न उसकी राजधानी में स्थित होते हैं। तो वहाँ के राजदूत क्या करते हैं दोस्तों? वहाँ के जो है जो संबंध होते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीति, वो देखते हैं। उस देश में क्या चल रहा है वो देखते हैं, राजनीति कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ देखकर फिर अपने देश को बताते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई चीज़, हमारे यहाँ अमेरिका की एम्बेसी है, वो देखती है, फिर वो रिपोर्ट करेगी कि यहाँ क्या चल रहा है, राजनीति के आधार पर, आर्थिक आधार पर, और उसके बाद सामाजिक आधार पर यहाँ क्या चल रहा। अगर यहाँ पे ज़्यादा दंगे होंगे, ज़्यादा उस तरह की चीज़ें होंगी, तो सीधी सी बात कहेगा इन्वेस्ट ना करो यार, यहाँ जगह सही नहीं है ये इन्वेस्ट करने के लायक। समझे कि नहीं? तो वो इन्वेस्टर नहीं आएंगे। तो यही चीज़ तो करते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है कि ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही। तो इसीलिए देखते होंगे जो देश जो है शांत प्रिय है, जहाँ बाउंड्री की लड़ाई नहीं है, जहाँ किसी भी प्रकार के दंगे नहीं होते, वो देश ज़्यादा डेवलप होते चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ जो है इन्वेस्ट सब लोग करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में 99% लोग चाहते हैं दोस्तों कि हम शांति के साथ रहें। भाई आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हर इंसान चाहता है शांति के साथ। 1% जो दुनिया के लोग हैं वो चाहते हैं कि दुनिया ये 99% शांत ना रहें। समस्या ये है, मतलब 1% चाहते हैं ये 99% शांत रहे ही ना, इन्हें उलझाए रखो किसी न किसी चीज़ में, ये इन्वॉल्व रहें दोस्तों, लेकिन शांत ना बैठें। समझें कि नहीं? तो ये चीज़ थोड़ा सोचना होगा। अब देखिए आपको माइंड थोड़ा खोलना होगा दोस्तों, केवल रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जर्नी यहीं तक नहीं है जूनियर असिस्टेंट तक, इसके आगे भी आपको जाना होगा, और निश्चित ही आप जाएंगे जरूर दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा ना। तो बाकी तो आपकी चीज़ें चल ही रही। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जो है पूर्वी है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल तथा नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी तथा पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर होता है। अगर हम बात करें उत्तरी क्षेत्र, हिमालय के लगा पठारी क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ से आने वाली संभावनाएं कम हैं। देखिए पश्चिमी में बाढ़ कम आएंगे, उत्तरी में दक्षिणी में कम आए, लेकिन पूर्वी में सबसे ज़्यादा आएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो काम मिट्टी कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ है। मैं अब कीचड़ आ गया तो आपको बता दूं, मैं एक बार संगम नहाने गया दोस्तों, यहीं से गया था इलाहाबाद से संगम नहाने। अब दोस्तों क्या था कि बाढ़ का समय था, और मुझे नहीं लगा था कि पानी इतना ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों वहाँ क्या था कि नाव वाला कहा चलो बैठो, तो 4-5 दोस्त थे, सब लोग बैठ गए। जिस जगह दोस्तों हम लोग नहाए ना भाई, जब निकले तो कीचड़ ही लगा था, मतलब पूरे शरीर में था दोस्तों। मतलब इतना जो है उस समय देखिए बाढ़ के समय क्या है, गंगा जी मतलब बहुत ज़्यादा जो है चौड़ी हो जाती है, और उसमें सब चीज़ चला जाता है, कीचड़ वगैरह जितना है इलाहाबाद का सारा उसमें बहकर चला जाता है। अब उसे क्या, तो उसे पैसे से मतलब है नाव वाले को, गया नहवा दिया दोस्तों। इसीलिए जो है बाढ़ का जब सीजन होता है तो नहाने नहीं जाना चाहिए, जब इस समय जैसे बहुत अच्छा सी, लेकिन इस समय हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसे देखिए कुछ आता है ना तो माइंड में एक चीज़ चल जाता है बगल से कि यार ये चीज़ कैसे आ गया यहाँ, हाँ तो ये चीज़ होता है। तो थोड़ा सोचेंगे तब आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर हम बात करें चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, देखिए मथुरा दोस्तों सरयू नदी के तट पर कहाँ है? अच्छा मिलान करना है क्या? हाँ मिलान करना है। देखिए जौनपुर तो गोमती नदी के तट पर है। अगर हम बात करें चित्रकूट मंदाकिनी हो जाएगा, अयोध्या सरयू हो जाएगा, और मथुरा यमुना नदी के तट पर। तो मिलान कर लीजिए 4 हो जाएगा, और 4 के बाद उसके बाद 2 आएगा, 4-2 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो मिलान कर लीजिए दोस्तों। जो मैं एम्बेसी के बारे में बताया वो केवल एक काम नहीं करता, वीज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें वही देखता है। ठीक, उसके कई सारे काम होते हैं, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, वरना आप सोचे कि यही काम नहीं होता। देखिए बहुत सारे काम होते हैं उसके, लेकिन मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि उस परपेज में आप सोच सकें कि कोई किसी देश में इन्वेस्ट होता है तो कैसे कोई करना चाहता है। ठीक, अगला है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया जाता है? देखिए रामसर स्थल तो अपने यहाँ इसमें तो बहुत सारे हैं। जैसे देखिए ऊपरी गंगा भी है, कौन सा 2005 में है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला। 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल रामसर में शामिल थे। सरसई इटावा में दोस्तों अगर हम बात करें। अभी देखिए समास पक्षी
जो है समान पश्चिम बिहार मैनपुरी का है, सांडी हरदोई में है, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, पार्वती अर्गा जो है गोंडा में है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, सुर सरोवर या कीथम झील आगरा में है 2020 की अगर हम बात करें, हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर में है, बखिया उधेड़ते थे कौन, संत कबीर नगर हो जाएगा ये, यानी कबीर जी। तो इस तरह दोस्तों आप देखेंगे कि ये चीज़ें होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा आ गया कृषि एवं पशुपालन, तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे कृषि पशुपालन। आज आपके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का तैयार हो गए हैं, यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलेगा। और उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि थ्योरी देखी होंगी और ये वीडियो देखी होंगी, क्वेश्चन दोस्तों नहीं गलत होगा, यकीन मानिए। इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया हूँ और दोस्तों मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ कि मैं आपको जितना अच्छा हो सके वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। दूसरी चीज़ ये है कि जितने फैक्ट हैं या जो ट्रिक हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें दूँ। देखिए हमेशा ये चीज़ नहीं कि किताब की बात ही मैं करूँगा, थोड़ा अगर इधर उधर कर रहा हूँ तो उसके पीछे ये है कि आपका माइंड थोड़ा डेवलप हो जाए। और थोड़ा आप देखिए डेवलप तो सबका रहता है दोस्तों, लेकिन जो चीज़ शायद मैं जानता हूँ वो चीज़ शायद आपने न पढ़ी हो या पढ़ी भी हो तो भूल गए हों या याद भी हो, लेकिन कुछ बच्चों को तो ऐसे होंगे जो नए होंगे जिनको ना पता होगा, तो थोड़ी चीज़ें बता देते हैं इसलिए ताकि मतलब माइंड उनका सही रहे और खुश भी रहें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। अब इसके आगे हम कल देखेंगे, ठीक दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हिंदी की क्लास मिलेगी उसे जरूर करिएगा, 3:30 बजे उसकी टाइमिंग है, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।